नमस्ते बच्चों, लॉकडाउन ई पाठशाला बाय डीसी रामगढ़ में एक बार फिर से आपका स्वागत हम करते हैं। और कोरोना के बढ़ते संक्रमण के साथ हम लोग भी आइए अपनी पढ़ाई को और आगे बढ़ाते हैं। और आज की इस पाठशाला में, आज की इस कक्षा में हम आपको लिए चलते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन की ओर, जिसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य जीव संसाधन। प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य जीव संसाधन। आज की इस कक्षा में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। हम लोग आज की कक्षा में ये प्राकृतिक संसाधन और वन्य जीव संसाधन क्या है और कितने बहुमूल्य है उसके बारे में, और प्राकृतिक वनस्पति कितने प्रकार की होती है उसके बारे में, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों का विनाश किस कारण से हो रहा है, और इसके बाद हम लोग इनके संरक्षण के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं। इन सारी बातों पर एक छोटी चर्चा आप लोगों के साथ करने वाले हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि जो प्राकृतिक वनस्पति है और ये वन्य जीव संसाधन है वो हमारे लिए इतने बहुमूल्य क्यों हैं, इतने अमूल्य क्यों हैं, क्या इनके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि प्राकृतिक जो वनस्पति है और ये जो जीव संसाधन है, इनसे हमको किन किन चीज़ों की प्राप्ति होती है। तो इनसे हमको लकड़ी की प्राप्ति होती है। सबसे बड़ी बात कि जो पेड़ पौधे होते हैं, जो वनस्पतियाँ होती हैं, उनसे हमको ऑक्सीजन मिलता है, और ये ऑक्सीजन हमारे लिए जीवनदायिनी है, प्राणदायिनी है, और ये प्रकृति में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के संतुलन को बनाने में भी सहयोगी होती है। इसके बाद ये जो वन है, ये जो प्राकृतिक वनस्पति है, मृदा का संरक्षण करते हैं, जो कि आप लोग पढ़ चुके हैं। प्राणियों के आश्रय हैं, जो जंगली जीव जंतु हैं वो वनों में ही रहते हैं, और वन जो है इन जंगली जीव जंतुओं के घर होते हैं। और इसके बाद जो वन होते हैं उनसे हमें कई प्रकार के उत्पाद, कई प्रकार की चीज़ें हमको हमारे लिए मिलती हैं, जैसे गोंद जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कई प्रकार के फल, कई प्रकार की औषधियाँ, दवाइयाँ हमको वहाँ से प्राप्त होती है। कागज़ जिस पर हम लोग लिखते हैं, जिन कागज़ से आपकी कॉपी किताबें बनती हैं, वो कागज़ पेड़ों वृक्षों से बनती हैं, और वो भी हमको वन से प्राप्त होती है। शहद हमको वन से प्राप्त होता है। पारितंत्र का संतुलन सबसे बड़ी बात है। ये जो पारितंत्र हैं, पारितंत्र जैवमंडल में रहने वाले सभी जीव जंतुओं और पेड़ पौधों से मिलकर जो पारितंत्र बनता है, उनके बीच में जो संतुलन बनता है, उन संतुलन को बनाए रखने में ये प्राकृतिक वनस्पति और ये जीव संसाधन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा सहयोगी साबित होते हैं। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि ये जो प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन है वो हमारे लिए कितना बहुमूल्य संसाधन है। और जब इतना बहुमूल्य संसाधन है तो हमको इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखनी चाहिए, और ये जानकारी रखने के साथ साथ हमको उसके संरक्षण का भी उपाय करना चाहिए। तो हम देखते हैं कि पहले प्राकृतिक वनस्पति विश्व में कितने प्रकार की, हमारी पृथ्वी पर ये जो प्राकृतिक वनस्पति है वो कितने प्रकार की होती है और कहाँ कहाँ पाई जाती है, इसके बारे में लोग जाने। तो प्राकृतिक वनस्पति को हम लोग 4 भागों में बांटते हैं। पहला होता है वन, दूसरा होता है घास स्थल, तीसरा को हम लोग कहते हैं गुल्म, और चौथे को हम लोग कहते हैं टुंड्रा। तो वन जैसे आप लोग जानते हैं जहाँ पेड़ पौधे काफ़ी घने होते हैं, उस स्थान को हम लोग वन कहते हैं। और ये वन जो होते हैं अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, वहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़ पौधे पाए जाते हैं। और ये वन 2 प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप लोग पहले भी जान चुके हैं, सदाहरित वन और पर्णपाती वन। सदाहरित वन इस ऐसे वन जहाँ के पेड़ अपनी पत्तियों को वर्ष में एक बार नहीं गिराते हैं, बल्कि वर्ष में कई बार गिराते हैं, तो वहाँ के वृक्ष हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं। ऐसे वनों को सदाहरित वन कहते हैं। और जहाँ के वन साल में किसी एक खास मौसम में अपनी सारी पत्तियों को गिरा देते हैं, ऐसे वनों को पर्णपाती वन कहते हैं। जहाँ उससे कम बारिश होती है, थोड़ी कम बारिश होती है, वहाँ पर घास के मैदान उगते हैं, और ये घास के स्थल भी काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं हमारे जानवरों के चारा के लिए। इसके बाद गुल्म, जहाँ बहुत कम वर्षा होती है, वहाँ पर कांटेदार झाड़ियाँ उगती हैं और कटीले पेड़ पौधे उगते हैं, ऐसे वृक्षों को हम लोग गुल्म कहते हैं। इसके बाद जो ठंडे वनस्पति, ठंडे क्षेत्रों में उगने वाली जो वनस्पति है, घास, मॉस, लीचेंस, लाइकेन, ऐसी वनस्पतियों को हम लोग टुंड्रा वनस्पति कहते हैं। इस प्रकार ये 4 प्रकार की वनस्पतियाँ पूरे पृथ्वी पर पाई जाती है। आइए अब हम लोग जाने कि ये प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों का विनाश किस कारण से हो रहा है
और किस कारण आज हमको इसके संरक्षण की आवश्यकता पड़ रही है। तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण कारण है बच्चों जनसंख्या। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पूरे विश्व की जनसंख्या बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। आज पूरे विश्व की संख्या 7 अरब को पार कर चुकी है और इतनी बड़ी जनसंख्या के रहने के लिए उनके जरूरत के सामानों की आपूर्ति के लिए जमीन की आवश्यकता पड़ती है, पेड़ पौधों की आवश्यकता पड़ती है। इस कारण से वनों को काटा जा रहा है, खेती करने के लिए वनों को काटा जा रहा है। इस कारण से ये वनों का विनाश हो रहा है। इसके बाद मृदा का अपरदन वनों के विनाश का एक मुख्य कारण है। अत्यधिक पानी और मनुष्य के हस्तक्षेप के कारण मिट्टी का अपरदन काफ़ी तेजी से हो रहा है और जिस स्थान पर मिट्टी का अपरदन हो जाता है वहाँ पर वनों की संख्या कम हो जाती है। इसके बाद निर्माण कार्य, मनुष्य जो है अपने लाभ के लिए बहुत सारे निर्माण कार्य करता है, जैसे रेल बनाता है, सड़क बनाता है और कारखाने बनाता है। इसके कारण भी वनों को काटना पड़ता है। इसके बाद है दावानल। दावानल का मतलब जंगल में जो आग लगती है उसको हम लोग दावानल कहते हैं। जंगल में लगी हुई आपको, ये जंगल में आग लगने के भी कई कारण होते हैं और जब दावानल होता है, जैसे कि अभी आपने देखा ऑस्ट्रेलिया में बहुत भयंकर आग लगी थी अभी कुछ दिनों पहले, और ऐसी भयंकर आग में सारा का सारा जंगल जल के नष्ट हो गया। तो ये दावानल भी वनों के विनाश का एक मुख्य कारण होता है। इसके बाद भूस्खलन, पहाड़ी क्षेत्रों में पहाड़ी जो चट्टानें होती हैं सीधे वो गिर जाती हैं, इस कारण से भी वनों का विनाश होता है। और जानवरों का तो मुख्य कारण है उनका शिकार करना। बहुत से जानवरों का लोग शिकार कर लेते हैं और ये शिकार करने के कारण उनकी संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। बहुत से जानवर तो ऐसे हैं जो हमारी पृथ्वी से सदा के लिए लुप्त हो चुके हैं या लुप्त होने वाले हैं, और जो जानवर कुछ बचे हैं जो लुप्त होने वाले हैं उनमें चीता, शेर, हाथी, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा और भी कई तरह के पशु पक्षी हैं जिनका संरक्षण, जिनको हमने बचा कर नहीं रखा, जिनके लिए हमने कुछ कार्य नहीं किए, जिनकी हमने सुविधा नहीं दी, वो जानवर भी अब बहुत ही कुछ समय के लिए हमारी पृथ्वी पर रहेंगे और नहीं तो वो भी लुप्त हो जाएंगे। आप यहाँ देख रहे हैं झारखंड में वनों के विनाश का एक कारण महुआ चुनना भी होता है। बसंत ऋतु के समय जब महुआ पकता है और महुआ के फूल जब गिरते हैं तो लोग बाग वहाँ पर आग लगा देते हैं ताकि वो महुआ का फूल गिर के ज़मीन पर आसानी से आए और हम लोग उसको सुन सकें। लेकिन यह जो क्रियाकलाप है यह वनों के लिए बहुत ही हानिकारक साबित हो रहा है। हमें इसके रोकने का प्रयास करना होगा। आइए अब हम लोग प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधनों के संरक्षण की थोड़ी बात करें, क्यों उनको बचाना और कैसे बचाना है। तो इसको बचाने के लिए हमने 4-5 उपाय लिखे हैं, और भी कई उपाय उसके हो सकते हैं जिसके बारे में आप लोग सोचिए और कैसे इनको हम लोग बचाएंगे, ये हमारी जिम्मेवारी है। तो सबसे पहला जो उपाय हमने बतलाया वो है जागरूकता। तो लोगों में जागरूकता फैला करके हम लोग पेड़ पौधों और जीव जंतुओं को मरने से, उनको विनाश होने से बचा सकते हैं। इसके लिए लोगों को पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की उपयोगिता के बारे में, उनसे जो लाभ हमको प्राप्त होता है उसके बारे में हमको बताना होगा और लोगों को ये समझाना होगा कि हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य है। पृथ्वी पर मनुष्य के अस्तित्व के लिए, पृथ्वी पर मनुष्य को जीवित रहने के लिए पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का भी रहना उतना ही आवश्यक है। तो इसकी शुरुआत हम लोग विद्यालयों से कर सकते हैं। इसके बाद है कानून बनाना। तो वनों में लकड़ियों को काटना, वनों के अंदर रहने वाले जीव जंतुओं का शिकार करने को अवैध घोषित करने के लिए कानून का बनाया जाना बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए भारत सरकार सहित विश्व के सभी देशों की सरकारों ने इसके लिए कानून बनाए हैं और उस कानून के द्वारा वनों में लकड़ियों को काटना, वनों में पशुओं को चराना और वनों में जीव जंतुओं का शिकार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल निचय हम लोग घोषित कर सकते हैं। भारत सरकार ने और पूरे विश्व की सरकारों ने अपने अपने देशों में राष्ट्रीय उद्यान बनाए हैं, जैव मंडल निचय बनाए हैं,
और ये राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल निचय में रहने वाले पौधे, पेड़ पौधे, जीव जंतुओं के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा एक और उपाय हमने बतलाया यहाँ पर, सामाजिक वानिकी। सामाजिक वानिकी का मतलब होता है समाज के सहयोग से गांवों में, शहरों में या कहीं भी जो खाली जमीन, बंजर भूमि या सड़कों के किनारे या रेल पटरियों के किनारे जो भी खाली जमीन बची है, वहाँ पर हम लोग पेड़ पौधे लगा सकते हैं और वनों का विकास वहाँ पर कर सकते हैं। इसको लोग सामाजिक वानिकी कहते हैं। एक आंदोलन बहुत प्रमुख हुआ था जिसका नाम था चिपको आंदोलन। आप लोगों ने सुना होगा बच्चों, ये चिपको आंदोलन वनों को बचाने के लिए एक बहुत ही अनोखा आंदोलन था जो 1970-80 के दशक में उत्तराखंड में शुरू हुआ। उत्तराखंड में सड़क बनाने के लिए पेड़ों का काटना आवश्यक था, लेकिन वहाँ पर रहने वाले एक पर्यावरण प्रेमी सुंदरलाल बहुगुणा ने इसको प्रकृति या पर्यावरण का ह्रास माना और उसके लिए उन्होंने आंदोलन शुरू किया। गांव वालों के साथ मिलकर उन्होंने उन ठेकेदारों का विरोध किया। वो क्या करते थे, पेड़ों को पकड़ करके चिपक जाते थे कि यदि आप पेड़ को काटेंगे तो उससे पहले हमको काटना होगा, तभी आप पेड़ को काट सकते हैं। इसीलिए इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन पड़ा और यह आंदोलन पर्यावरण संरक्षण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे झारखंड में एकमात्र नेशनल पार्क है जिसका नाम है बेतला नेशनल पार्क या बेतला राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लातेहार जिला में पड़ता है। आप लोगों को मौका लगे विद्यालय की तरफ से या अपने परिवार के साथ उस राष्ट्रीय उद्यान में जरूर जाएं और वहाँ पर रहने वाले जीव जंतुओं और वनस्पति को देखें और यह देखें कि किस प्रकार राष्ट्रीय उद्यान में जीव जंतुओं और पशु पक्षियों का और वहाँ पर वनस्पतियों का संरक्षण किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हमने प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य जीव संसाधन के बारे में महत्वपूर्ण चर्चा की। आशा करते हैं कि आप इस वीडियो का अधिक से अधिक लाभ उठाएंगे। अगले वीडियो में एक नए क्लास के साथ, एक नए टॉपिक के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।